Hello guys, I am CS Khandelwal and I hope you're doing good and welcome to the rapid revision of clubbing set off and carry forward, जिसमें कि हम लोग बहुत ही कम टाइम में बहुत ही सुपर फास्ट तरीके से पूरा क्लबिंग सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड रिवाइज कर लेंगे। ये हमारा रैपिड रिवीजन का लेक्चर नंबर 13 है बेटा। हमने ऑलरेडी 12 लेक्चर ले चुके हैं, जो आपको लाइव सेक्शन में मिल जाएंगे, उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी मेरे डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा ये नोट्स आपको डाउनलोड करने हैं तो यू कैन डाउनलोड फ्रॉम माय टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते, लेक्चर लाइक करना एंड मुझे बताना कमेंट करके कैसा लगा, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट। सेक्शन 60, ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट। अच्छा ये पढ़ने से पहले एक बात जल्दी सुन लो, ये क्लबिंग का जो कंसेप्ट है क्यों आया। देखो, एक पर्सन है विराट कोहली, अब उसकी इनकम बहुत ज्यादा रेट प्रेडिक्टेबल है, ठीक है, 30% प्लस सरचार्ज प्लस सेस, ठीक है, वो भी 37% लगता होगा सरचार्ज इनको, प्लस सेस 4%। तो ये क्या करेगा, ये ट्राई करेगा अपनी वाइफ के हाथ में इनकम ट्रांसफर करने का। समझ लो अनुष्का पैसे नहीं कमाती कुछ भी, अनुष्का डजंट अर्न एनीथिंग, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ट्राई ये अपनी इनकम अनुष्का के हाथ में ट्रांसफर करने का ट्राई करेगा। अब अनुष्का की इनकम कैसे सर, 5% लगेगी, फिर 10%, फिर 15, फिर 20 ऐसे लगेगी, ठीक है, धीरे धीरे। अब इनकम जीरो ऐसा मान रहे हैं अपन इसकी, ओके। और विराट कोहली की इनकम तो बहुत ज़्यादा रेट पे टैक्सेबल है, तो विराट कोहली क्या ट्राई करेगा कि अनुष्का को या तो असेट ट्रांसफर कर दे पूरा, या फिर असेट से जो आने वाली इनकम है वो ट्रांसफर कर दे। उससे क्या होगा, तो उससे इसके हाथ में इनकम चली जाएगी, तो टैक्स बच जाएगा इन लोग का। बट डिपार्टमेंट ने पकड़ लिया ये चीज़, डिपार्टमेंट ने बोला ये चीज़ नहीं चलेगी। डिपार्टमेंट ने क्या बोला, ये चीज़ नहीं चलेगी। हम ना, आप जब भी ऐसा कुछ ट्राई करोगे, आप जब भी अपनी इनकम अपनी वाइफ को या अपने किसी भी इंसान को ट्रांसफर करने का ट्राई करोगे जिससे आपका टैक्स बच जाए, हम वहाँ पे वो ट्रांसफ़र को अलाउ नहीं करेंगे, और जो इनकम आपने ट्रांसफ़र किया है वो आपके हाथ में ही क्लब कर देंगे। जो इनकम आपने ट्रांसफ़र करने का ट्राई किया है वो आपके हाथ में ही क्लब कर देंगे, इसको हम बोलते हैं बेटा क्लबिंग। बात समझे, ठीक है। तो हम जितने सेक्शंस पढ़ेंगे ना, ये अलग अलग तरीके हैं अपनी इनकम ट्रांसफ़र करने का किसी और के हाथ में, जो डिपार्टमेंट ने फाइंड आउट कर पाया है आज तक, ठीक है। और डिपार्टमेंट क्या बोलता है, अगर आप इस तरीके से ट्राई करोगे करने का तो हम वो इनकम आपके हाथ में क्लब कर देंगे। बात समझे। तो सेक्शन 60 उसमें पहला है ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ असेट। अभी असेट ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इनकम ट्रांसफर कर रहे हैं। तो मिस्टर ए ओनर है सर हाउस प्रॉपर्टी का, उसमें यहाँ पर रेंटल इनकम आती है इस हाउस प्रॉपर्टी से, उसे ट्रांसफर कर दिया राइट टू रिसीव रेंट टू स्पाउस विदाउट ट्रांसफरिंग द एसेट। असेट ट्रांसफर नहीं किया, सिर्फ स्पाउस को रेंटल इनकम जो उसका राइट है, राइट टू रिसीव रेंट, वो ट्रांसफर कर दिया। तो क्या होगा सर, तो क्या होगा, ये जो रेंट की इनकम ट्रांसफर किया ना इसने, ये इसके हाथ में क्लब हो जाएगी, विल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर ए, क्योंकि इसने इनकम ट्रांसफर किया विदाउट ट्रांसफरिंग द हाउस, ठीक है। ये सेक्शन 60 बोलता है बेटा। सेक्शन 61 क्या बोलता है, इनकम अराइजिंग फ्रॉम रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट। सर रिवोकेबल ट्रांसफर क्या होता है, जो हम कभी भी वापस ले सकते हैं, ठीक है। तो ट्रांसफर अगर रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट करता है ट्रांसफरी को, ठीक है, तो इनकम क्लब होती है इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफर, ट्रांसफर के हाथ में क्लब होगी, ठीक है। हमने एसेट कैसे ट्रांसफर किया, रिवोकेबल, कि भाई तेरे से हम कभी भी एसेट वापस ले सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ रिवोकेबल ट्रांसफर, ये एसेट को मैं कभी भी वापस ले सकता हूँ, ठीक है, ये होता है रिवोकेबल ट्रांसफर, क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफर, इनकम इनके हाथ में क्लब होगी, इसकी इनकम मुझे मिलती रहेगी। अब मैंने ट्रांसफर रिवोकेबल कैसा किया, मैंने ट्रांसफर किया और बोला कि जो एसेट मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ उसकी इनकम मुझे ही मिलती रहेगी, ठीक है, होल या पार्ट। तो इसको भी हम क्या बोलते हैं, इसको भी हम रिवोकेबल ट्रांसफर बोलते हैं। अच्छा एक बात सुनना इसमें, इवन इफ पार्ट इनकम इज रिसीव्ड बाय ट्रांसफर, अगर हमको पार्ट इनकम भी मिल रही है ना, तो होल इनकम हमारे हाथ में क्लब हो जाएगी। अगर हमको पार्ट इनकम भी मिल रही है तो होल इनकम हमारे हाथ में क्लब हो जाएगी, राइट। चलो सेक्शन 62 पढ़ते हैं, एक्सेप्शन वेयर क्लबिंग प्रोविजन आर नॉट अट्रैक्टेड इवन इन द केस ऑफ रिवोकेबल ट्रांसफर। रिवोकेबल ट्रांसफर के केस में भी कहाँ पे हमको क्लबिंग प्रोविजन अट्रैक्ट नहीं होंगे। तो ट्रांसफर मान लो, ट्रांसफर या ट्रस्ट है, वो रिवोकेबल ट्रांसफर करता है ट्रांसफर या बेनिफिशियरी को, ठीक है, बट इट इज नॉट रिवोकेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द ट्रांसफरी और बेनिफिशियरी। अब देखो ट्रांसफर क्या कर रहा है, ट्रांसफरर रिवोकेबल ट्रांसफर कर रहा है कि भाई ये असर मुझे मिलने वाला है, बट कब मिलेगा, मुझे ट्रांसफरी के लाइफ टाइम तक तो नहीं मिलेगा, वो जब सामने वाला एक्सपायर हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, उसके बाद ही मुझे ये असर मिल सकता है, उसके बाद ही ये असर मुझे मिल सकता है। तो ये हालांकि रिवोकेबल ट्रांसफर है, पर सामने वाले की लाइफ टाइम में हमको वापस नहीं मिलने वाला, तो हम इसको रिवोकेबल नहीं मानते, और इस केस में क्लबिंग प्रोविजन अट्रैक्ट नहीं होते। क्लबिंग प्रोविजन विल नॉट अट्रैक्ट प्रोवाइडेड दैट द ट्रांसफर ड्राइव्स नो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिट
फ्रॉम सच इनकम। अगर ट्रांसफर को कोई भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिल रहा है, अगर ट्रांसफरर को कोई भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये ट्रांसफर में क्लबिंग नहीं होगी। अब सेक्शन 64 पढ़ते हैं बेटा। 64(1)(2) इनकम बाय वे ऑफ रेम्युनरेशन फ्रॉम अ कंसर्न इन विच इंडिविजुअल हैज अ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। अब देखो YKC है, ठीक है, मेरी क्लासेस है, इसमें यश सर का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, मेरा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, राइट। क्योंकि अब सब्सटेंशियल इंटरेस्ट मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सब्सटेंशियल इंटरेस्ट? तो कम से कम 20% वोटिंग पावर होना चाहिए इन केस ऑफ कंपनी, या फिर 20% प्रॉफिट शेयरिंग इन केस ऑफ एनी अदर कंसर्न, राइट। अगर मैं क्या करूंगा, मैं मेरी जो YKC है, YKC रेम्युनरेशन देगी, सैलरी देगी, कमीशन या फीस किसको, मेरी वाइफ को, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये जो रेम्युनरेशन, सैलरी, कमीशन, फीस रहेगा ना, ये मेरे हाथ में क्लब होगा, मेरे हाथ में क्लब होगा। बट एक्सेप्शन है, मेरी वाइफ कौन है, मेरी वाइफ CS है, मेरी वाइफ क्या है, CS है। तो इफ यश सर्स वाइफ हैज प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन और टेक्निकल क्वालिफिकेशन एंड फीस सैलरी इज एट्रीब्यूटेबल टू दैट ओनली, देन इनकम इज नॉट टू बी क्लब्ड। अब मैं बोलूँगा यार, मैं अपनी वाइफ को क्यों दे रहा हूँ पैसे, क्योंकि यार मुझे अपनी YKC की कंपनी फॉर्मेशन करना है, मुझे कंपनी फॉर्मेशन करना है, मुझे काम है कंपनी से रिलेटेड, ठीक है, मुझे CS का काम पड़ेगा, तो मैं एक CS को पैसा दे रहा हूँ, मेरी वाइफ है इसलिए नहीं दे रहा हूँ पैसा, वो CS है इसलिए दे रहा हूँ, ठीक है। तो उस केस में इनकम क्लब नहीं होगी, ठीक है। बट अगर मेरी वाइफ के पास मान लो कोई भी प्रोफेशनल या फिर टेक्निकल क्वालिफिकेशन नहीं है और पैसे मैं ऐसे ही दे रहा हूँ, ठीक है, मतलब ज़बरदस्ती पैसे, मतलब टैक्स बचाने के लिए बेसिकली, तो उस केस में क्या होगा, YKC के मतलब मेरे हाथ में क्लब हो जाएगी, अगर YKC ने दिया तो, ठीक है। YKC के हाथ में क्लब नहीं होगी, मेरे हाथ में क्लब होगी, राइट। Where both husband and wife has substantial interest in a concern and both receive salary, fees, etc. from such concern, income will be clubbed in the hands of that spouse whose total income excluding such income is higher. अब मान लो YKC में दोनों का शेयर है, मेरा भी मेरे वाइफ का भी, तो YKC में शेयर से मान लो मेरा, यश सर का 49%, यश सर की वाइफ का 51%, मतलब दोनों का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, दोनों का 20% से ऊपर है ना, दोनों का क्या है, 20% से ऊपर, दोनों का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। अब देखो मेरी वाइफ का ज़्यादा है, मेरा तो कम है, जो है उसका ये, मेरा कुछ नहीं है, ठीक है। तो देखो अब इससे फर्क नहीं पड़ता, 20% के ऊपर होना चाहिए बस, ठीक है। दूसरी बात, अब टोटल इनकम ज़्यादा किसकी है, ये जो इनकम मिल रही है सैलरी की इनकम, इस इनकम को छोड़ के टोटल इनकम ज़्यादा किसकी है, मेरी है 15 लाख और मेरी वाइफ की है 20 लाख। तो सर जिसकी इनकम ज़्यादा होगी उसके हाथ में क्लब होती है, या द इनकम विल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ यशर्स वाइफ बिकॉज इनकम इज हायर, ठीक है, डन। 64(14) इनकम अराइजिंग टू द स्पाउस फ्रॉम एन एसेट ट्रांसफर विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन। अब सर हम स्पाउस को एसेट ट्रांसफर कर रहे हैं विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, तो देखो राधिका मर्चेंट ने ट्रांसफर कर दिया एसेट टू अनंत अंबानी, कितने का, 10 करोड़ की वैल्यू है, ट्रांसफर कर दिया 2 करोड़ में, मतलब ट्रांसफर किया है फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। अगर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन हुआ तो ये जो एसेट की इनकम है, इनकम ऑफ दिस एसेट टू बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ राधिका मर्चेंट, राधिका मर्चेंट के हाथ में ये इनकम क्लब हो जाएगी बेटा, ठीक है। एक्सेप्शन क्या है सर, इफ द ट्रांसफर इज इन कनेक्शन विद एन अग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, क्लबिंग प्रोविजन विल नॉट अप्लाई, ठीक है। अगर राधिका मर्चेंट और अनंत अंबानी ने ये डिसाइड किया कि उन लोग अलग अलग रहना चाहते हैं, ठीक है, जो कि होना यार ऑब्वियसली, बट फिर भी एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, अगर राधिका मर्चेंट ने और अनंत अंबानी ने डिसाइड किया, दे हैव कम अंडर एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, उस केस में राधिका मर्चेंट के हाथ में क्लबिंग नहीं होगी, ठीक है। मतलब अगर नॉर्मली आप अगर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में ट्रांसफर कर रहे हो तो क्लबिंग हो जाएगी, ठीक है, बट अगर एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट है तो क्लबिंग नहीं होगी, राइट। सेक्शन 27 डीम्ड ओनर की बात करता हूँ बेटा मैं, ठीक है। अब सर यहाँ पे असेट ट्रांसफर कर रही थी राधिका मर्चेंट, अब देखो अनंत अंबानी घर ट्रांसफर कर रहा है, क्या, हाउस प्रॉपर्टी, और इनएडिक्वेट कंसिडरेशन टू राधिका मर्चेंट, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्लबिंग प्रोविजन अप्लाई नहीं होता, यहाँ पे सेक्शन 27 लगता है हाउस प्रॉपर्टी का, ठीक है। तो हम अनंत अंबानी को क्या मानेंगे, डीम्ड ओनर, अनंत अंबानी विल बी डीम्ड टू बी ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी एंड एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ अनंत, अनंत अंबानी के हाथ में क्या होगा, टैक्सेबल होगी वैल्यू, एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, मतलब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अनंत अंबानी के हाथ में टैक्सेबल होगी बिकॉज अनंत अंबानी विल बी कंसिडर्ड डीम्ड ओनर, ठीक है। तो सर सेक्शन 64(1)(4) में और डीम्ड ओनर में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे इनकम क्लब हो रही है, इनकम क्लब हो रही है यहाँ पे, और असेट ट्रांसफर हो जा रहा है, असेट जो है राधिका का वो मिल रहा है अनंत को, राइट। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे असेट ट्रांसफर तो हो रहा है, ऐसा ट्रांसफर हो रहा है, बट
हम अनंत अंबानी को डीम्ड ओनर मान रहे हैं, अनंत अंबानी को डीम्ड ओनर मान रहे हैं। अब पॉइंट क्या है सर, यहाँ पे इनएडिक्वेट कंसिडरेशन होना चाहिए। अगर एडिक्वेट कंसिडरेशन हुआ तो ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा, फर्स्ट चीज़। दूसरी चीज़, अगर अनंत अंबानी ने राधिका मर्चेंट को हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर की इन कनेक्शन विद एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, ऐसे केस में ये वाला प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा, तब भी अनंत को हम डीम्ड ओनर नहीं मानेंगे, राइट। ओके, नोट, इनकम ऑन इनकम इज नॉट टू बी क्लब्ड। इसका मतलब क्या है? एग्जाम्पल, अनंत अंबानी ने बिल्डिंग ट्रांसफर किया फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन टू राधिका मर्चेंट, ठीक है। अब उसकी इनकम 50 लाख हुई, तो इनकम टू बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ अनंत। अनंत के हाथ में क्या होगी? इनकम क्लब होगी उसकी। देन राधिका इन्वेस्टेड 50 लाख रुपीज इन एफडी एंड शी अर्नड इंटरेस्ट इनकम ऑफ 6% ऑफ 3 लाख रुपीज। अब राधिका मर्चेंट ने क्या किया? 3 लाख रुपीज उससे इंटरेस्ट इनकम कमा ली, ठीक है। दिस इनकम विल नॉट बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ अनंत बिकॉज इनकम ऑन इनकम विल नॉट बी क्लब्ड। इनकम ऑन इनकम इज नॉट क्लब्ड, ठीक है। ट्रांसफर असेट इन्वेस्टेड इन बिजनेस, ठीक है। एग्जाम्पल, निधि है, वो एसएस की वाइफ है। अब एसएस कौन है? तो ये एग्जाम्पल पुराना है बेटा, ये बुक जब बनी थी तब शादी नहीं हुई थी, ठीक है। तो मैं नाम चेंज कर देता हूँ, ठीक है, इसको वी कर देता हूँ, या फिर डॉग बड़ी लिख देता हूँ, डॉग बड़ी, ठीक है, क्योंकि अब सही नहीं लगेगा ये ये तो एग्जाम्पल था, ठीक है, और ये बात भाभी तक पहुँचनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो डॉग बड़ी लिख दिया मैंने, ये शुभम सर की वाइफ है, ठीक है। तो अब शुभम सर की वाइफ ने उनको 7 लाख रुपीज़ गिफ्ट की, ठीक है, एंड दिस वॉज इन्वेस्टेड इन बिजनेस, ठीक है। शादी में 7 लाख गिफ्ट की मान, शादी में नहीं मतलब ऐसी 7 लाख गिफ्ट की मान लो, ठीक है। और शुभम सर तो अब तुमको पता है बिजनेसमैन आदमी है, उन्हें बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया अपने, दूसरे बिजनेस में, ठीक है। टीचिंग बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूँ, दूसरे बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया मान लो, ठीक है। अब कैपिटल ऑफ बिजनेस ऑन 1/4/24 देखते हैं अपन कितना था। उनका कैपिटल ऑफ बिजनेस था 6 माइनस 3 लाख का लॉस, 3 लाख रुपीज़ उनका कैपिटल था 1 अप्रैल को, ठीक है। अच्छा, ये कैपिटल चेक करते हैं हम 1 अप्रैल को, फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर, राइट। अब ये निधि, यहाँ पे सब जगह निधि लिखा है बेटा, यहाँ पे तुम चेंज कर लेना, ठीक है, ठीक है। तो उनकी, मैं उनकी वाइफ बोलता हूँ बस, ठीक है। अरे, उनकी वाइफ का जो कैपिटल था वो था 7 लाख रुपीज़, और उनका खुद का कैपिटल कितना था सर? 3 लाख रुपीज़, ठीक है। तो अब क्या होगा सर? टोटल कैपिटल 10 लाख हो गया, और इस साल 5 लाख प्रॉफिट हुआ, तो कैपिटल के हिसाब से प्रोपोर्शनेटली प्रॉफिट क्लब होगा। जैसे टैक्सेबल इनकम इन द हैंड्स ऑफ एस एस इज 5 लाख इंटू 3/10, 1.5 लाख, एंड टैक्सेबल इनकम इन द हैंड्स ऑफ हिज वाइफ इज, ठीक है, 5 लाख इंटू 7 लाख/10 लाख, 3.5 लाख, ठीक है। ओके, डन। अब 64(1)(8) की बात करते हैं, ट्रांसफर ऑफ असेट्स फॉर द बेनिफिट ऑफ सन्स वाइफ। अपनी बहू के बेनिफिट के लिए असेट ट्रांसफर किया गया, अपने बहू के बेनिफिट के लिए असेट ट्रांसफर किया गया है, राइट। तो सर, अगर फादर या मदर इन लॉ ट्रांसफर करते हैं एसेट टू सन्स वाइफ, और एसेट ट्रांसफर किया फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, कैसे? फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, तो इनकम फ्रॉम दिस असेट विल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ फादर और मदर इन लॉ। ये सास ससुर के हाथ में क्लब होगी इनकम, ठीक है। If transferred asset is invested in business, then proportionate income arising from such investment will be clubbed in the hands of transfer. अगर transferred asset को हमने business में invest कर दिया, तो proportionate income will arising from such investment will be clubbed in the hands of transferor, right? Transfer of asset to other person concerned for the benefit of son's wife. अब हमने किसी और को ट्रांसफर किया फॉर द बेनिफिट ऑफ सन्स वाइफ, उस केस में भी हमारे हाथ में इनकम क्लब होगी। अब देखो एग्जाम्पल, कोमल ने क्या किया? हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया टीपीएस एंड कंपनी को, ठीक है, फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, ठीक है, विद अ कंसिडरेशन दैट, उन्होंने क्या बोला कि सर 42,000 रेंट विल बी गिवन टू अ सन्स वाइफ, कि मेरी बहू को 42,000 रुपीज मिलना चाहिए। दिस इनकम विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ मिसेस कोमल। ये मिसेस कोमल के हाथ में क्या होगी? इनकम टैक्सेबल होगी, ये क्लब हो जाएगी इनके हाथ में, राइट। उन्हें किसी और को ट्रांसफर किया फॉर द बेनिफिट ऑफ सन्स वाइफ, और फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन किया, राइट। नोट, फॉर दिस सेक्शन इनएडिक्वेट कंसिडरेशन होना चाहिए, तभी क्लबिंग होगा। 64(1)(8) विल अप्लाई एंड 56(2)(10) विल अप्लाई। अगर कंसिडरेशन एडिक्वेट है तो क्लबिंग प्रोविजन विल नॉट अप्लाई, ठीक है। तो पूरे सेक्शन में हम जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसमें क्या ज़रूरी है सर कि सर आपका जो भी ये जो सन्स वाइफ है, यहाँ पे इनएडिक्वेट कंसिडरेशन होना चाहिए। अगर कंसिडरेशन एडिक्वेट हुआ तो क्लबिंग प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे। क्लबिंग ऑफ माइनर चाइल्ड्स इनकम, ठीक है, चाइल्ड इंक्लूड स्टेप चाइल्ड एंड अडॉप्टेड चाइल्ड।
इसमें स्टेप चाइल्ड भी आएगा और अडॉप्टेड चाइल्ड भी आएगा। जनरल रूल क्या है, इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड इज टू बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ इनकम ऑफ पेरेंट, पेरेंट के हाथ में क्लब होगा। एक्सेप्शन क्या है कि माइनर के पास खुद टैलेंट या स्किल है या फिर अर्न करता है फ्रॉम मैनुअल वर्क, तो क्लब नहीं होगा। एंड दूसरा, माइनर के पास, माइनर को डिसेबिलिटी है एज मेंशन्ड इन अंडर 80U सेक्शन, ठीक है, तो भी क्लब नहीं होगा। एग्जेम्पशन कितना मिलता है हमको, हमको 1500 पर माइनर चाइल्ड इज अवेलेबल टू द पेरेंट ओनली इफ ऑप्टेड आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम, ठीक है, राइट। मतलब ये एग्जेम्पशन अवेलेबल नहीं रहेगा अंडर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। नोट्स, माइनर मैरिड डॉटर की इनकम भी क्लब होती है। किस पेरेंट के हाथ में क्लब होगी, माइनर मैरिड डॉटर की इनकम, अगर माइनर मैरिड डॉटर हुई, ठीक है, मतलब उधर की बात चल रही है राजस्थान की ठीक है, तो किस पेरेंट के हाथ में क्लब होगी, ठीक है, जोक था बस, ठीक है। इफ द मैरिज डज नॉट सब्सिस्ट द पेरेंट हु मेंटेन्स द चाइल्ड, नहीं तो नॉर्मली द पेरेंट हुज इनकम इज ग्रेटर। आफ्टर क्लबिंग द इनकम विल कंटिन्यू टू बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ द सेम पेरेंट इन सब्सिक्वेंट ईयर्स, but assessing officer can club the income in the hands of other parent if it deems fit after giving an opportunity of being heard, ठीक है, अगर उसको लगता है तो बीच में वो किसी और के हाथ में क्लब कर सकते हैं, दूसरे पेरेंट के हाथ में, राइट। मतलब जिसके हाथ में, जिसकी इनकम ज़्यादा है उनके हाथ में क्लब होगी और सब्सिक्वेंट ईयर्स में होती रहेगी। बट अगर एओ को ऐसा लगा कि नहीं यार दूसरे पेरेंट के हाथ में क्लब करनी चाहिए, तो वो दूसरे पेरेंट के हाथ में क्लब कर देगा, बट पहले क्या देगा वो, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, राइट। असेट ट्रांसफर टू माइनर चाइल्ड, अगर आपने हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया माइनर चाइल्ड को विदाउट कंसिडरेशन या फिर फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, तो क्या होगा, डिपेंड करता है माइनर चाइल्ड एमएमडी है या अदर देन एमएमडी है। सो व्हाट डू यू मीन बाय एमएमडी, एमएमडी इज माइनर मैरिड डॉटर। अगर माइनर चाइल्ड माइनर मैरिड डॉटर है तो सेक्शन 27 इज नॉट एप्लीकेबल, डीम्ड डोनर वाला, हाउस प्रॉपर्टी वाला, क्लबिंग प्रोविजंस एप्लीकेबल है। 1500 एग्जाम्पशन मिलेगा हमको, एप्लीकेबल इफ ऑप्टेड आउट ऑफ 115 बीएससी एंड इनकम फ्रॉम असेट क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ पेरेंट हुज इनकम इज हायर, ठीक है, इन केस ऑफ माइनर मैरिड डॉटर। अगर माइनर मैरिड डॉटर नहीं रहा और हमने हाउस प्रॉपर्टी अपने माइनर चाइल्ड को ट्रांसफर किया, तो उस केस में क्लबिंग प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होता, उस केस में सेक्शन 27 एप्लीकेबल होता है, ठीक है, मतलब हाउस प्रॉपर्टी वाला डीम डोनर बन जाएंगे पेरेंट्स, ठीक है। और 1500 एग्जाम्पशन अवेलेबल नहीं है क्योंकि क्लबिंग एप्लीकेबल हुआ ही नहीं। डीम डोनर कौन रहेगा, ट्रांसफर पेरेंट, इनकम फ्रॉम एसेट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफर पेरेंट। तो देखो अगर आप घर ट्रांसफर करोगे अपने माइनर माइनर चाइल्ड को, तो अगर वो माइनर मैरिड डॉटर है तो वहाँ पे क्लबिंग प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे, ठीक है। और अगर वो अदर देन माइनर मैरिड डॉटर है तो सेक्शन 27 एप्लीकेबल होगा। क्रॉस ट्रांसफर की बात करते हैं, मिस्टर ए ने ट्रांसफर किया हाउस प्रॉपर्टी टू मिस्टर बीज वाइफ एंड मिस्टर बी ने ट्रांसफर किया 50,000 शेयर्स टू मिस्टर ए सन, तो इनकम फ्रॉम ट्रांसफर्ड एसेट विल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ डीम्ड ट्रांसफर टू द एक्सटेंट ऑफ क्रॉस ट्रांसफर, ठीक है। मतलब मिस्टर ए के सन की इनकम मिस्टर ए के हाथ में क्लब हो जाएगी और मिसेस बी के वाइफ की इनकम, मिस्टर बी के वाइफ की इनकम मिस्टर बी के हाथ में क्लब हो जाएगी, राइट। बट ये कितना होता है, टू द एक्सटेंट ऑफ क्रॉस ट्रांसफर, मतलब इन्हें 7 लाख किया और इन्हें 5 लाख किया, ठीक है, तो 5 लाख दोनों के हाथ में क्लब होगा, राइट, मैचिंग अमाउंट। अब ट्रांसफर टू एच सुन लो बेटा एक बार, अगर इंडिविजुअल है ए, वो ट्रांसफर करता है प्रॉपर्टी टू एच 10 लाख, तो उसकी इनकम जो होगी वो इनकम फ्रॉम सच प्रॉपर्टी शैल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ इंडिविजुअल, वो इंडिविजुअल के हाथ में ही क्लब होगी। अच्छा सर, अगर एच का पार्टीशन होता है, ठीक है, और मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी एंड मिस डी, इनको पैसे मिलते हैं 2.5 लाख 2.5 लाख चारों को, तो मिस्टर ए की इनकम जो होगी वो तो मिस्टर ए के हाथ में ही क्लब होगी, बट मिसेस बी जो स्पाउस ऑफ मिस्टर ए है उनकी इनकम क्लब होगी इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर ए, ठीक है। एंड मिसेस बी की इनकम जब मिस्टर ए के हाथ में टैक्स हो गई तो वो मिसेस बी एंड फैमिली के हाथ में से एग्जेम्प्ट रहेगी, करेक्ट, ओके बेटा। डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 61 एंड 64, 61 क्या है सर, 61 फर्स्ट सेक्शन जो था ये वाला, रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट, ठीक है, और 64 जो क्लबिंग वाले सेक्शन है अपने जो हम पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। 61 जो था बेटा, इट इज एप्लीकेबल टू ऑल असेसीज, 64 is applicable to only individuals. 61 applies only on revocable transfers. 64 applies on both revocable as well as no irrevocable transfers. ठीक है. Note: income on income shall not be clubbed. Exceptions: accretion of income, that is income earned on income, shall be clubbed in the case of minor child. ठीक है. Minor child के हाथ में income on income क्लब होगी. ठीक है. तो यहाँ पर अपना क्लबिंग चैप्टर खत्म होता है. ठीक है.
अब देखो, अपन लोग अब स्टार्ट करेंगे सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, ठीक है। ये भी नोट्स अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर्ड है, बहुत बढ़िया, बहुत प्यार से नोट्स बनाए आपके लिए, प्लीज़ डाउनलोड कर लेना और यूज़ कर लेना आपके लिए, और आप शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ भी, प्लस उनको रिविजन वीडियो भी भेजना, क्योंकि हम लोग बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही छोटा बना रहे हैं इसको, ठीक है। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। सर, अपनों से मदद लेना मतलब क्या होता है? इंट्रा हेड एडजस्टमेंट, अपने ही हेड में मदद लेना। और इंटर हेड एडजस्टमेंट मतलब क्या होता है? दूसरों से मदद लेना, ठीक है। देखो, दूसरों से मदद ले रहे हैं अपन, और यहाँ पे अपनों से ही ले रहे हैं, राइट। फ्लो ऑफ सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड कैसा होता है सर? अगर लॉस हुआ प्रीवियस ईयर में, तो पहले अपन इंट्रा हेड एडजस्टमेंट करते हैं उसका, फिर करते हैं इंटर हेड एडजस्टमेंट, मतलब पहले खुद खुद मदद लेते हैं अपनों से, फिर दूसरे हेड से, फिर बचा हुआ कैरी फॉरवर्ड करते हैं नेक्स्ट प्रीवियस ईयर में। इन नेक्स्ट प्रीवियस ईयर ओनली इंट्रा हेड सेट ऑफ इज अलाउड, this means interhead adjustment is allowed only in the current year, that is year of loss. इसका मतलब क्या है सर? जब हम कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं तो नेक्स्ट ईयर से बेटा इंट्रा हेड एडजस्टमेंट ही अलाउड है इस ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस का, ठीक है। इंटर हेड अलाउड नहीं है, मतलब जो इंटर हेड एडजस्टमेंट होता है ये सिर्फ फर्स्ट ईयर होता है बेटा, जिस साल लॉस होता है, ईयर ऑफ लॉस में ही इंटर हेड एडजस्टमेंट अलाउड है आपको, राइट। सर, इंट्रा हेड सेट ऑफ लॉसेस, इंट्रा हेड सेट ऑफ लॉसेस की बात करते हैं। लॉसेस अंडर एनी हेड ऑफ इनकम कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट द सेम हेड। हमारी जो कोई भी हेड की इनकम है, वो सेम हेड के मतलब कोई भी हेड का लॉस है, वो सेम हेड की इनकम से सेट ऑफ हो सकता है, ठीक है। किसी भी हेड का लॉस सेम हेड की इनकम से सेट ऑफ हो सकता है, राइट, ओके। एक्सेप्शन कैसा है इसके? स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस, स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस है वो नॉर्मल पीजीपी इनकम से सेट ऑफ नहीं हो सकता, ओनली सेट ऑफ अगेंस्ट स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम, राइट। ओए 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 ओए, ठीक है। दूसरा, स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस। अब जो स्पेसिफाइड बिजनेस का भी लॉस है, ठीक है, ये सेट ऑफ हो सकता है अगेंस्ट स्पेसिफाइड बिजनेस इनकम ओनली, ये भी सेट ऑफ हो सकता है ओनली अगेंस्ट स्पेसिफाइड बिजनेस इनकम ओनली, ये पीजीपी इनकम से नहीं होता, ठीक है। तो सुनना, स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस और स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस, ये दोनों लॉस जो है ना सर, ये नॉर्मल बिजनेस इनकम से सेट ऑफ नहीं होते, स्पेकुलेटिव से होता है, और स्पेसिफाइड सिर्फ स्पेसिफाइड से होता है, राइट। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ओनली सेट ऑफ अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, नॉट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस जो होता है वो सिर्फ सेट ऑफ हो सकता है सर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से, नॉट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। बट शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस जो है ये हो सकता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से भी और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से भी। इसको याद ऐसे रखना आप, देखो ये बड़ा है, लॉन्ग टर्म है, ये शॉर्ट टर्म से सेट ऑफ नहीं हो सकता, बट अगर शॉर्ट टर्म है तो शॉर्ट टर्म से भी हो सकता है और लॉन्ग टर्म से भी हो सकता है, ठीक है। लॉस फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज ओनली सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज, राइट। Interhead set off of losses. If income under the same head is not sufficient to set off the losses, then those losses can be set off with income under other heads. अगर हम खुद से खुद की मदद नहीं कर पाए तो हम क्या कर सकते हैं? हम दूसरों की मदद ले सकते हैं, करेक्ट। एक्सेप्शन कैसा है इसका? ऑल फोर ऑफ द अबव मेंशन्ड लॉसेस, ये चारों अपन इंटरहेड भी नहीं कर सकते, सिंपल बात, ठीक है। लॉस अंडर पीजीपी, पीजीपी लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट ऑल हेड्स एक्सेप्ट सैलरी इनकम, हम पीजीपी लॉस को सैलरी इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते, ठीक है। एंड लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मैक्सिमम 2 लाख कैन बी सेट ऑफ, ठीक है। हाउस प्रॉपर्टी का जो लॉस है, ठीक है, वो सिर्फ 2 लाख हम सेट ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। और 2 लाख मतलब अदर हेड से, ओनली इफ ऑप्टेड आउट ऑफ 115 बीएससी, और वो भी हमने अगर ऑप्ट आउट किया 115 बीएससी से, अगर 115 बीएससी है तो उसमें इंटर हेड एडजस्टमेंट अलाउड नहीं होता, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्प्ट इनकम है तो लॉस फ्रॉम दैट सोर्स कैन नॉट बी सेट ऑफ, ठीक है, ओके। इंपॉर्टेंट नोट, कैटेगरी ऑफ लॉस, लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस, लॉस टू बी सेट ऑफ अगेंस्ट स्पेसिफाइड बिजनेस इनकम ओनली, ठीक है। स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस टू बी सेट ऑफ अगेंस्ट स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम ओनली, बट नॉर्मल बिजनेस का लॉस जो है इसको हम स्पेसिफाइड बिजनेस और स्पेकुलेटिव बिजनेस की इनकम से सेट ऑफ कर सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है ये, देखो मैंने स्माइली बनाया हुआ यहाँ पे, सुनना ध्यान से। ये देखो, अगर स्पेसिफाइड बिजनेस का या फिर स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस है तो हम सेम बिजनेस से ही सेट ऑफ कर सकते हैं उसी इनकम से, बट हमारा नॉर्मल बिजनेस का लॉस है तो हम इन बिजनेस की इनकम से सेट ऑफ कर सकते हैं, ठीक है, ओके। ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ, करंट ईयर डेप्रिसिएशन, करंट ईयर कैपिटल एक्सपेंडिचर,
ऑन साइंटिफिक रिसर्च एंड करंट ईयर एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग टू द एक्सटेंट अलाउड, ठीक है। फिर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, फिर अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, फिर अनएब्जॉर्ब कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च एंड अनएब्जॉर्ब एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग। ये आपको बेटा देखना पड़ेगा, लास्ट डे याद नहीं रहेगा ये आपको, ठीक है। ओके, शेयर ट्रेडिंग एक्टिविटी की बात करते हैं। कैटेगरी इंट्राडे एक्टिविटी विदाउट टेकिंग डिलीवरी, क्लासिफिकेशन स्पेकुलेटिव बिजनेस, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस अगर हेल्ड स्टॉक इन ट्रेड रखा है हमने नॉर्मल बिजनेस, ट्रेडिंग ऑफ शेयर्स बाइंग एंड सेलिंग नॉर्मल बिजनेस, शेयर्स हेल्ड एज कैपिटल एसेट टेकिंग डिलीवरी एंड सेलिंग और शेयर्स हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है। कैपिटल गेन कैपिटल लॉस, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, ठीक है, अगर हमने हेल्ड एज कैपिटल एसेट रखा है तो, राइट। चलो लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की बात करते हैं। इंटर हेड बेटा अलाउड होता है इफ इंडिविजुअल ऑप्ट्स इंडिविजुअल एचएफ एओपी बीओ एजेपी ऑप्ट्स आउट ऑफ 115 बीएसी, ठीक है। उनने अगर 115 बीएसी ऑप्ट किया तब भी अलाउड है। इन केस ऑफ कंपनी फर्म एलएलपी कॉर्पोरेटिव सोसाइटी उनको भी अलाउड है। इंटर हेड की बात करते हैं। इंटर हेड अगर हमने ऑप्ट आउट किया 115 बीएसी से तो अप टू 2 लाख अलाउड है, बट अगर हमने 115 बीएसी ऑप्ट किया है तो इंटर हेड एडजस्टमेंट ऑफ लॉसेस अलाउड नहीं है हमको, ठीक है। एंड इन केस ऑफ कंपनी फर्म एलएलपी कॉर्पोरेटिव सोसाइटी इररेस्पेक्टिव ऑफ रिजाइम आपको अलाउड अप टू 2 लाख रुपीज़, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया है, मतलब बहुत अच्छे नोट्स बनाए मैंने, मुझे भी फील हो रहा है ये पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है। लॉसेस फ्रॉम पीजीपी, लॉस फ्रॉम वन बिजनेस कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम इनकम ऑफ अनदर बिजनेस, ठीक है। जिसने लॉस इनकर किया वो ही कैरी फॉरवर्ड कर सकता है, ठीक है। सक्सेसर कैन नॉट सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड लॉस ऑफ प्रेडेसेसर, एक्सेप्शन अ सक्सेसर बाय इनहेरिटेंस कैन सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड लॉस ऑफ प्रेडेसेसर, ठीक है। इनहेरिटेंस से जो सक्सेसर बना है, जो इनहेरिटेंस से सक्सेसर बना है वो क्या कर सकता है, वो लॉस आपका कैरी फॉरवर्ड कर सकता है प्रेडेसेसर का, राइट, ठीक है। पीरियड ऑफ कैरी फॉरवर्ड फॉर वेरियस लॉसेस, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन हम कर सकते हैं सर इसको सेट ऑफ एनी हेड ऑफ इनकम से एक्सेप्ट सैलरीज इनफाइनाइट पीरियड तक, ठीक है। स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस हम कर सकते हैं प्रॉफिट ऑफ एनी स्पेसिफाइड बिजनेस, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर टेकन डिडक्शन अंडर 35 ईडी और नॉट, ये हमने पढ़े हैं पीजीपी में, ठीक है, ये वाला पॉइंट। ये भी इनडेफिनेट पीरियड के लिए कर सकते हैं। हाउस प्रॉपर्टी लॉस एनी इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी फॉर 8 ईयर्स, नॉर्मल बिजनेस लॉस एनी इनकम अंडर पीजीपी इंक्लूडिंग स्पेसिफाइड और स्पेकुलेटिव बिजनेस 8 ईयर्स तक हम सेट ऑफ कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ओनली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 8 ईयर्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस short term capital loss can be set off against short term capital gain or long term capital gain for 8 years. speculative business loss सिर्फ कर सकते हैं speculative business income से 4 years and loss from owning and maintaining resources कर सकते हैं हम income from owning and maintaining resources से up to 4 years, ठीक है। सिर्फ इन दोनों में 4 years है बेटा, बाकी सब में 8 years है, राइट। नोट्स, नो सेट ऑफ लॉसेस एंड अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन इज अलाउड अगेंस्ट अनडिस्क्लोज इनकम। अनडिस्क्लोज इनकम जो होती है, जो छुपाई हुई इनकम होती है, उसमें से कोई भी लॉसेस या अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन का सेट ऑफ नहीं मिलता, अलाउड नहीं होता, राइट। कैजुअल इनकम विनिंग फ्रॉम लॉटरी एंड गेम्स हॉर्स रेस इट इज टैक्सेबल एट 30% एंड नो सेट ऑफ एनी लॉस इज अलाउड अगेंस्ट सच इनकम। भाई ये जो फ्री के पैसे मिल रहे हैं तुमको लॉटरी कार्ड गेम वगैरह से, ठीक है, इसमें तुम सिर्फ मतलब 30% टैक्स रेट होगा और कोई भी एक्सपेंस या लॉस अलाउड नहीं होगा। फॉर कैरिंग फॉरवर्ड एंड सेटिंग ऑफ फॉलोइंग लॉसेस द आरओआई मस्ट हैव बीन फाइल्ड बिफोर द ड्यू डेट ऑफ 1391। 1391 के पहले रिटर्न फाइल कर दो तो आप लॉस कैरी फॉरवर्ड कर पाओगे। लॉस रिटर्न अंडर 1393 इज ऑल्सो रिटर्न फाइल बिफोर ड्यू डेट अंडर 1391, ठीक है। जो लॉस रिटर्न बोलते हैं अपन 1393 में, वो कौन सा रिटर्न है बेटा, जो हम ड्यू डेट ऑफ 1391 के पहले फाइल करते हैं, तभी उसमें लॉस अलाउ होता है हमको। Losses that can be carried forward even if no return is not filed before due date under 1391, दो बेशरम लॉस है, हाउस प्रॉपर्टी लॉस, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। अब कुछ केसेस है सर, ठीक है। लॉस इनकर्ड प्रीवियस ईयर 23-24, ठीक है, रिटर्न फाइल बिफोर ड्यू डेट अंडर सेक्शन 1391। अब प्रीवियस ईयर 24-25 में वी हैव ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस ऑफ प्रीवियस ईयर 23-24। इफ दिस ईयर दैट इज प्रीवियस ईयर 24-25 we filed the return after due date of 1391, the loss of previous year 23-24 can still be carried forward
further in the next previous year as the return in the year of loss was filed within due date। देखो प्रीवियस ईयर 23-24 में हमने टाइम पे रिटर्न फाइल किया था ना, इसलिए 24-25 में हम लोग क्या कर सकते हैं, इस साल हमने मान लो टाइम पे रिटर्न फाइल नहीं भी किया तो इस साल का जो लॉस है ना 23-24 का, उसको हम कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे प्रीवियस ईयर 24-25 में, क्योंकि हमको जिस साल लॉस हुआ उस साल टाइम पे रिटर्न फाइल करना जरूरी है। ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट बात करते हैं दिस लॉस, ये तो हो गया। प्रीवियस ईयर 23-24 लॉस इनकर्ड रिटर्न फाइल आफ्टर ड्यू डेट अंडर 139(1). कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस नॉट अलाउड एज रिटर्न इज फाइल डेट, बट इट कैन स्टिल बी सेट ऑफ इन द करेंट ईयर। ठीक है, रिटर्न लेट फाइल किया हमने, रिटर्न लेट फाइल किया तो हम कैरी फॉरवर्ड तो नहीं कर सकते, बट क्या सेट ऑफ कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। ये बातें हमने रिटर्न फाइलिंग में भी पढ़ी है। ठीक है, इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, दैट इज कंपनी इन विच पब्लिक आर नॉट सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड, ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ if 51% shares is not held by the same person or persons as in the year of carry forward of loss। जिस साल आपने लॉस कैरी फॉरवर्ड किया था, उस साल जिन लोग के पास 51% शेयर्स थे, वो अगर इस साल नहीं है, ठीक है, तो आप उस लॉस को आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। मतलब ओनरशिप चेंज नहीं होनी चाहिए, बेसिक बात ये है। ठीक है, एंड लास्ट बिजनेस लॉस है प्रीवियस ईयर 24-25 का, we can carry forward it for 8 years which is to be counted from the next previous year, that is in this case previous year 25-26 to previous year 2032-33। ठीक है, तो बेटा हमने बहुत ही बढ़िया से 30 मिनट के अंदर पूरा क्लबिंग सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड रिवाइज कर लिया है, राइट। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको याद नहीं हुआ है तो प्लीज़ एक बार फिर से देख लो, इन नोट्स डाउनलोड कर लो, क्योंकि बहुत प्यार से बहुत बढ़िया से बनाए हैं आपके लिए। आप कर सकते हो फ्रॉम टेलीग्राम चैनल। इसके अलावा हमारी पूरी प्लेलिस्ट है रैपिड रिवीजन की, वो आप चेक कर सकते हो। ठीक है, ओके, चलो थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू, मिलते हैं, बाय।